हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 10 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो भी साथ में क्लियर करेंगे और जो भी उसके साथ में स्टैटिक जीके होगी उसको भी साथ में हम सभी लोग साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन है ये आपका एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जो मैंने इस करंट अफेयर की टैगलाइन दी है वो भी आप लोगों को पता है कि अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान छपेगा आपके दिमाग में। तो मैंने आपको कई बार बताया है इस चीज़ का मतलब कि आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर तो ये वीडियो आप लोगों को पूरा अंत तक दिखना है। इसके बाद में आप टेलीग्राम के माध्यम से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और उससे आप लोग अपना रिवीजन कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से करंट अफेयर का ये पढ़ने का एक तरीका होता है। तो सभी साथी अगर ऐसी तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि करंट अफेयर का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, इसके साथ साथ में आप पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग वहाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट पंच कौन सा है यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट पंच की यहाँ पे बात हो रही है कि सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए कोविन यहाँ पे पेश किया है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा पहले, फिर उसके फैक्ट की हम बाद में बात करेंगे। पहले नंबर आपसे पूछा जाएगा कि कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए अभी सरकार ने कौन सा एक ऐप है वो लॉन्च किया है। मैंने क्या बताया, कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक केंद्र सरकार ने क्या किया, एक आपका मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया। तो उसका मोबाइल ऐप का नाम क्या है, कोविन। इसका क्या है, इस मोबाइल का ऐप का नाम है। समझ में आ गया सभी साथियों को। कोविन, को से मतलब क्या है, कोविड है, और विन का मतलब जीतना। तो कोविड-19 को जीतना यहाँ पे इसका मतलब ही रखा। अब इसके हम जो मुख्य फैक्ट है उसको भी साथ साथ में समझेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही, सरकार ने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोविन नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। मैंने आपको अभी बताया है। इसके साथ साथ में ये क्या करेगा, ये लोगों को वैक्सीन के लिए पंजीकरण करने की यहाँ पे अनुमति देगा। मतलब क्या कि आप अगर आपको वैक्सीन की ज़रूरत है तो आप इस ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। और अगर इसकी फैक्ट की बात करते हैं तो कोविन ऐप स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए और जल्द ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा। और पूरी तरीके से आप क्या है, जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके लिए तो उपलब्ध ही रहेगा, लेकिन जल्द ही ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से क्या है, पूरे का पूरे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना। और ये क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोविड-19 संबंधित डेटा के साथ वैक्सीन डेटा व हेल्थ केयर श्रमिकों को डेटाबेस का रिकॉर्डिंग हेतु पे किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो ये पंजीकरण में काम करेगा, टीकाकरण में बात करेगा, पावती में बात करेगा, रिपोर्ट के अलग अलग मॉड्यूल यहाँ पे होंगे। तो कुछ इस तरीके से ऐप में ये बनाया गया है कि किनको किनको वैक्सीन यहाँ पे प्राप्त हो गई है और जो लोग रजिस्टर करें तो कब रजिस्टर करें, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका इसके माध्यम से क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ये सभी जो चीज़ें आप लोगों की सुविधाएं यहाँ पे की जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पे कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो ये है कोविड-19 का जो ऐप है ये आखिर लॉन्च किसने किया, ये भी इसका साथ में समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। उन्होंने क्या किया, इसका अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन से आपसे 4 से 5 फैक्ट को निकलते हैं। उन सभी फैक्ट को आपको मैं साथ में आपके डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोग अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ में अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक में शीर्ष 10 में भारत यहाँ पे आ गया है। तो जरा इसको समझेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान अभी आया है। तो वो आंसर कौन हो जाएगा, 10वें स्थान पे कौन आया है, भारत आया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप चाहो इसको तो आप इसको इंग्लिश में आप क्या नाम दे सकते हो,
क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स यहाँ पे किस नाम से, इस नाम से, या फिर इंग्लिश में भी इसको नाम से आपको दे जाएगा, तो इंग्लिश का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, या इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या दे जाएगा, CCPI यहाँ पे आपका इस तरीके नाम दे दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, आप लोगों को इसमें नाम को याद रखना है। इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 58 अर्थव्यवस्थाओं में भारत वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में CC लगातार दूसरे साल 10वें स्थान पर रहा है। मतलब लगातार पिछली साल भी 10वें नंबर पे था और इस साल भी क्या है, ये इसी नंबर पे है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बात किसकी हो रही है, 2020 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक समझ में आ गया। अगर हम 2019 की बात करें तो ये भारत कितने स्थान पे था, 9वें स्थान पे यहाँ पे भारत था। इस बार कितने नंबर पे, 10वें स्थान पे। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। अगर हम इसके और फैक्ट की बात करते हैं तो स्वीडन को यहाँ पे बात किसकी हो रही, स्वीडन को 4था स्थान मिला, उसके बाद यूके को 5वां स्थान मिला है और डेनमार्क को यहाँ पे 6वां स्थान मिला है। और यहाँ पे अगर मोरक्को की बात करें तो 7वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन को यहाँ पे 33वां रैंक मिला है और ये USA से नीचे रहा है, ठीक समझ में आ गया। इसके साथ साथ में केवल 2G केवल यहाँ पे 2G देश के साथ में यूके और भारत रैंक यहाँ पे उच्च स्तर वाले यहाँ पे रैंक में प्राप्त किए। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया थोड़ा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10वें स्थान पे। अगर ये 2019 का पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 90वें स्थान पे ये था, स्थान अपने किया था। और इस पे स्वीडन की बात करेंगे तो स्वीडन को कौन सा स्थान मिला, 4था स्थान मिला। और इसके बाद में यूके की बात करेंगे तो 5वां स्थान इसको मिला। और इसके साथ साथ में डेनमार्क को 6वां स्थान मिला और मोरक्को को 7वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। जो साथी नोट कर रहे हैं तो साथ में नोट कर लें, या जो नोट नहीं कर रहे वो स्क्रीनशॉट इसका जरूर लेते जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही, किरण रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। मैंने क्या बताया, इसका जो फर्स्ट ये आपसे हो चुका है, तो दूसरा यहाँ पे चालू हुआ है। मैंने क्या बताया, दूसरा। तो यहाँ पे बात हो रही है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे चरण का यहाँ पे वर्चुअली रूप से शुरुआत इसकी कर दी है। तो इसका अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कब से कब स्टार्ट होगा, ये मेगा साइकिलिंग इवेंट है, 7 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, ये 25 दिनों तक चलने वाला है। बात समझ में आ गई सभी साथियों को। तो अगर हम इसकी और बात करते हैं, यह प्रत्येक जिले में देश भर में आयोजित किया जाए, मतलब सभी देश के जितने भी जिले हैं सभी में किया जाएगा। और ये जो है फिट इंडिया वेबसाइट के पंजीकरण उसके भाग ले सकते हैं। तो अगर आप लोग उनमें से कोई हैं जो आपको साइकिलिंग का आपको ज़्यादा शौक है, या आप साइकिलिंग से पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके क्या करते हैं, वहाँ पे क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और फैक्ट की बात करते हैं, तो प्रतिभागी अपनी पसंद की दूरी तक प्रतिदिन साइकिल चला सकते हैं। और फिट इंडिया ऑफ ये जो इसके ये क्या है, टैगलाइन दे रखे हैं, यहाँ पे जितने टैगलाइन दे रखे हैं का उपयोग करके अपने चित्र व वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए ये आप टैग हैं, इन सभी को आप जितने भी आप साइकिल चलाना चाह रहे हैं उन सभी को क्या कर सकते हैं, आप चला सकते हैं। तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में। अब आज का अगर हम आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछें, तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों को बताना है, यहाँ पे दूसरा संस्करण यहाँ पे हो रहा है, तो आपको बताना है कि जब फर्स्ट संस्करण इसका हुआ था तो उसकी डेट क्या थी। आप लोगों को उसकी डेट बतानी है कि आप लोगों का जो फर्स्ट संस्करण हुआ था उसकी डेट क्या थी। तो आप लोग जितने भी साथी देख रहे हैं वो साथी सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर यहाँ पे दे सकते हैं कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर हम दूसरे संस्करण की बात करें तो ये कब से शुरुआत हुई इसकी, 7 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में, ये 25 दिनों तक बीच में चलने वाला है, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, जेहान दारूवाला फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय यहाँ पे बन गए हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले भारत के पहले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बन गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेहान दारूवाला, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बन गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेहान दारूवाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को दो फोटो में अलग अलग यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये उस समय की जब ये जीत रहे थे, मतलब जब ये वहाँ पे थे, मतलब फील्ड में थे, और ये जीतने के बाद की फोटो, इंडिया का ये झंडा यहाँ पे सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पे बात ये हो रही है कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, जिहान दारूवाला यहाँ पे बन गए हैं। इसके साथ साथ में अगर हम इसके मुख्य फैक्ट की और बात करते हैं तो ये कितने वर्ष के हैं, ये 22 वर्ष के हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ में इन्होंने क्या है, रेस जीतने वाले भारत के पहले इतिहास इन्होंने रच दिया है। अगर इसकी और बात करते हैं तो यह है F2 सीजन की अंतिम दौड़ थी, ठीक है, मतलब फार्मूला जो 2 था ये अंतिम दौड़ थी। यहाँ पे F2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला 2 जो है इसकी सीजन की अंतिम दौड़ थी। इसके साथ साथ में आप लोगों को ये वर्तमान में रेड बुल जूनियर टीम के सदस्य हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे क्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि रेड बुल जो जूनियर टीम है उसके ये सदस्य हैं और कार्निल मोटर्स स्पोर्ट के प्रतिस्पर्धा यहाँ पे करते हैं। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो यूकी त्सुनोदा जापान दूसरे, जबकि ब्रिटेन के डेनियल टिकटाम तीसरे स्थान पर आपसे यहाँ पे पूछ ले जाएगा। देखो क्या होता है कि अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। उसमें क्या होता है कि आपसे फर्स्ट नंबर का ना पूछ के आपके दूसरे और तीसरे नंबर के जो होते हैं उनको आपसे पूछ ले, तो वो भी आप लोगों को क्या करना है, वो भी आप लोगों को याद करना है। ठीक समझ में आ गया। तो यूकी त्सुनोदा तो जापान के हैं, जबकि दूसरे यहाँ पे डेनियल टिकटाम जो हैं ये कहाँ के हैं, ये तीसरे स्थान पे इन्होंने अपनी कब्जा जमाया हुआ। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं तो माइकल शूमाकर के बेटे मिक शूमाकर को सीजन 2 के समग्र F2 चैंपियन में ताज पहनाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बताएं ताज किसको पहनाया गया, तो ये मिक शूमाकर को यहाँ पे ताज पहनाया गया। कब में, यहाँ पे जो सीजन इसका 2 हुआ है उसमें इनको पहनाया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिहान दारूवाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जापान के त्सुनोदा हो जाएंगे, और जबकि ब्रिटेन के डेनियल टिकटाम यहाँ पे हो जाएंगे तीसरे नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखो मेरा तात्पर्य ये रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें साथ में सिखाई जाएं। इसके साथ साथ में मेरा एक उद्देश्य और भी रहता है कि आप लोग क्या ना, अगर आप थोड़ा सा साथ देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो साथी आप करंट अफेयर के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत आपके नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल एवं चीन द्वारा 86 सेंटीमीटर अधिक लंबा घोषित यहाँ पे किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर माउंट एवरेस्ट की हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो कितनी है, सभी साथियों को यहाँ पे पता होगा क्योंकि आप लोगों ने इस पॉइंट को पढ़ लिया होगा। कितना, 8848 है, कितना ये प्रेजेंट टाइम पे है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नेपाल और चीन के द्वारा इसकी जो 86 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे, इसकी अधिक लंबा इसको घोषित किया जाए, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 86 यहाँ पे सेंटीमीटर, ये पूरा आपका बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका नया ऐड हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को वो करंट में, इस करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो आपसे हो सकता है आपसे क्वेश्चन इतना पूछ ले जाए कि इसकी पहली ऊंचाई कितनी थी, आप लोग यही सोचोगे कि क्वेश्चन गलत करके आ जाएगी, या अगर वर्तमान की पूछेगा तो आपको 80.86 उसको साथ में जोड़ देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 86 मीटर अधिक ऊंचाई की यहाँ पे नाप ली गई है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो अब इसकी अगर इसकी नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये इसकी नई ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगी 8848.86 मीटर यहाँ पे हो जाएगी। जो अगर हम बात करें 1954 में भारत के द्वारा किए गए माप के पिछले माप से इसे 86 मीटर कैसे अधिक है। मतलब जब 1954 में भारत ने इसकी माप की थी तब ये इतना था, लेकिन अभी नेपाल और चीन के द्वारा जब ये मापी गई है तो यहाँ पे 86 मीटर इसको क्या है, अधिक ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त हुई है। अगर इसकी हम और फैक्ट की बात करते हैं तो 1955 में सर्वे इंडिया ऑफ द्वारा माउंटेन की ऊंचाई में ये आपकी यहाँ पे की गई थी, और इतने फिट, अगर फिट की बात करें तो 29,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29,028 फीट यहाँ पे मापी गई थी। अगर फिट की बात करें तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में माउंट
कोमोलंगमा यहाँ पे बोला जाता है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके साथ साथ में नेपाली भाषा में सागर मठ आपसे पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो क्वेश्चंस करंट में होते हैं उन्हीं से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके बनते हैं वो सभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को हल्के में मत लिया करो कि अरे क्वेश्चन ये नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप जैसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट कोमोलंगमा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। या आपसे अगर पूछ ले कि नेपाली भाषा में इसको क्या बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सागर मठ इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि फोर्ब्स द्वारा 2020 की सूची में निर्मला सीतारमण का यहाँ पे नाम आ गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा पिछली साल भी इनका नाम आया था और इनका कई क्वेश्चंस भी जो जितने भी एग्जाम उस समय हुए हैं सभी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर बना हुआ है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। क्यों याद रखना, इसका भी मैं भी मतलब बताऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बात फीमेल्स की हो रही है, तो फीमेल्स से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी एग्जाम में आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाहे तो कोई उन्होंने पद ग्रहण किया हो, या तो पद को अपने त्याग दिया हो, या उनको कोई ऐसी उपलब्धि, अचीवमेंट, पुरस्कार कभी या कुछ भी आपने उपलब्धि, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शाह और एससीएल एंटरप्राइजेज की श्रेणी यहाँ पे रोशनी नादर मल्होत्रा के नाम पर यहाँ पे फोर्ब्स द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के नाम में रखा गया है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो अगर आपसे पूछ ले जाए यहाँ पे इंडिया की अगर बात हो, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही, तो वित्त मंत्री कौन हो जाएंगी, निर्मला सीतारमण का नाम आया है। और दूसरा कौन हो जाए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन, कमला हैरिस, जो अभी हाल ही में बनी हुई हैं। ठीक है, और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह और एससीएल के एंटरप्राइजेज के सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा का नाम फोर्ब्स की 100 सबसे महिलाओं में यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन आप लोगों को साथ में याद रखना है। मैंने आपको कितनी बार इससे क्वेश्चन को करवाया है और मैं इस करवाता ही रहूँगा तब तक आप लोग यहाँ पे सीख नहीं जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में इस सूची में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने लगातार 10वें वर्ष में टॉप किया है। तो अगर यहाँ पे टॉप की बात करी जाए कि सबसे नंबर पे टॉप नंबर पे कौन है, तो लगातार ये 10वें साल, मतलब 10 साल से लगातार ये टॉप पे, इनका कोई भी पीछा नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आएगी सभी साथियों को। तो यहाँ पे ये कौन से देश की है, तो ये जर्मन की हो जाएंगी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीतारमण की जो सूची में इनको स्थान कौन सा मिला, 41वां यहाँ पे स्थान को मिला है। और यहाँ पे नादर मल्होत्रा को 25वें स्थान पर ये रही हुई हैं। तो आपसे देखो क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो फोर्ब्स 2020 की सूची में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 यहाँ पे हो जाएगा। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि फोर्ब्स 2020 की सूची में जो नादर मल्होत्रा हैं उनका कौन सा स्थान मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, 55वें स्थान पे इनको नाम दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन है, तो निर्मला सीतारमण हो जाएंगी, और उपराष्ट्रपति कौन हो जाए, कमला हैरिस हो जाएंगी, और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शाह हो जाएंगी, और इसके साथ साथ में एससीएल एंटरप्राइजेज की सीईओ रोशनी नादर का नाम यहाँ पे रखा गया। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ में याद करके रखेंगे। ठीक है, पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। और ये फोटो में आप लोगों को पता है कौन, निर्मला सीतारमण यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर सभी साथियों को पूरी बात मेरी समझ में आ रही है तो सभी साथी क्या करेंगे, आप सबसे पहले नंबर पे सेशन को लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद में आप सेशन को शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि और साथियों को यहाँ से बेनिफिट मिल जाए। और आप ये सोच के मत करिएगा कि हमारा ही केवल भला हो। ठीक है, ऐसा आप नहीं करेंगे। अगर ऐसा करें तो कोई भी टीचर किसी को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आप ये जो दिमाग में अगर चलता रहता है कि हम ही सबसे बाहुबली और दूसरा कोई नहीं, तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को तैयारी करना और जितना आप हो सके उन लोगों को साथ में जोड़िए लाइव क्लास में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा यहाँ पे है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, 2 नए चिड़ियाघरों की यहाँ पे मान्यता दी गई। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को याद रखना है कि 2 नए चिड़ियाघरों की यहाँ पे स्थापना दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कितने चिड़ियाघरों की मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कितने चिड़ियाघरों को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग सभी बता दोगे कि यहाँ पे 2 चिड़ियाघरों की मान्यता दी गई है। तो आप जरा यहाँ पे समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे दे दी गई है। तो यहाँ पे 2 नए चिड़ियाघरों की बात हो रही है। तो एक तो नालंदा में, या नालंदा में कहाँ पे, बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान को मान्यता यहाँ पे प्रदान की गई है। तो जो साथी यहाँ पे हम बता दें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और जो यूपी लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपी जीके में पूछ लिया जाएगा। करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन से नए चिड़ियाघर पे मान्यता दे दी गई, प्राणी उद्यान की मान्यता दे दी गई? तो आंसर क्या हो जाएगा, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान को मान्यता यहाँ पे प्रदान की गई है। तो अगर हम इसकी और फैक्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को यह भी याद रखना है, 7 दिसंबर 2020 को उन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसकी अध्यक्षता में मान्यता प्रदान की? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी या इसको लागू किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर, जो कौन है, आपके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही होगी कि आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को विद फैक्ट के साथ में किस तरीके से याद रखना है। बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, जो आज का क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, ये सबसे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसका आप लोग पिछले 8 महीने से इंतजार भी कर रहे थे। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझेंगे जरा ध्यान से कि अगर मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया है तो इसका अगर इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, समझेंगे ध्यान से। तो आपका यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फाइजर द्वारा कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाली पहली यहाँ पे प्रथम, अगर हम बात करें प्रथम महिला कौन बन गई हैं, तो वो कौन है, मार्गरेट हैं। कौन है, मार्गरेट। मैंने क्या बताया, तो मैं यहाँ पे इंडिया के जो हैं यूके मेरर उनको भी एक ही साथ में आप लोगों को, वैसे मैं चाहता तो इसको अलग अलग क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन ऐसे क्या होगा कि जब एक ही जैसे क्वेश्चन को आप दो क्वेश्चन को एक ही जगह पे देखोगे तो उसको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे मैंने आपको कल क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाने वाला पहला देश यहाँ पे ब्रिटेन हुआ था। मैंने कल आप लोगों को बताया था, और ये इसको डेवलप किसने किया, तो वो फाइजर कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया। तो उसी के यहाँ पे बात हो रही है। तो फाइजर के द्वारा कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहली प्रथम महिला यहाँ पे कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी मार्गरेट हो जाएंगी। तो अब इसके जो फैक्ट हैं उसको साथ में समझ लेते हैं, और फिर मैं इसके आगे आपको इंडिया की भी बात कर देता हूँ। यहाँ पे बात हो रही ब्रिटेन की 90 वर्षीय महिला है ये, और इनका नाम क्या है, मार्गरेट कीनन ने अपनी तीव्र नैदानिक स्वीकृति के बाद ट्रायल के बाद में फाइजर कोविड-19 की प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति यहाँ पे बन गई हैं। तो देखो, जब क्वेश्चन आपको पहला हो या लास्ट हो, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम इसकी और बात करते हैं तो कीनन को 8 दिसंबर 2020 को सेंट्रल इंग्लैंड के कोवेंट्री में अपने स्थानीय अस्पताल में जेब दिया गया था। समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं, और क्वेश्चन आप लोगों को क्या याद रखना कि ब्रिटेन में 8 दिसंबर 2020 को फाइजर और बायोटेक द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। मैंने कल भी इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ में अब हम बात करते हैं किसकी, ये भी आप लोगों के लिए मुख्य फैक्ट है। तो ये फोटो में जो ऊपर आपको दिख रही है ये कौन है, मार्गरेट, यहाँ पे कीनन इनका नाम है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझेंगे जरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय मूल के आदमी यहाँ पे यूके में सबसे पहले टीके पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। मैंने आपको क्या बताया, तो है तो ये मूल के क्या इंडिया के हैं, लेकिन रहते कहाँ
यूनाइटेड किंगडम में। तो आप लोगों को ये देखो कितने वर्ष के थे, 90 वर्ष के थे। और ये अगर इनकी बात करें तो ये कितने 87 वर्ष के मूल व्यक्ति इंग्लैंड के उत्तर पूर्व के हरी शुक्ला। तो यहाँ पे इनका नाम क्या हो जाएगा, हरी शुक्ला खिलाफ टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले लोगों में एक बने हैं। तो आप लोगों को याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन की वो महिला कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्गरेट कीनन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मूल निवासी के जो यूके में रहने वाले हैं उनका नाम क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा, हरी शुक्ला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आगामी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनकी अगर बात करें तो ये कौन है, हरी शुक्ला हैं। जो मैंने आपको दोनों एक साथ क्वेश्चन करा दिया, मैं चाहता तो इसको अलग करा देता, लेकिन उससे क्या होता, आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं रहता। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, आगे आपसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक, यहाँ पे आपसे पूछा है किसकी, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया गया है। मैंने आपको क्या बताया, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कब, 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इस तरीके क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरूकता हेतु 9 दिसंबर को यहाँ पर दिवस अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में अगर हम इसके और फैक्ट की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को अपनाने के बाद यह दिन मनाया जाता है। तो ये अगर आपसे पूछ ले ये कब से मनाया, तो 2003 से इसको मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इस वर्ष की थीम की हम बात करें तो मैंने क्या बताया, जितने भी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में, अभी एनटीपीसी का एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है इसमें देखना कि जितने भी थीमें हैं सब आपकी एक ना एक सेट में जरूर पूछी जाएंगी। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए, यही क्वेश्चन आप लोगों को दिखने को मिलेंगे। और जब यही क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आओगे तो आप कहीं ना कहीं लाखों बच्चों से, करोड़ों बच्चों से आप कैसे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसकी थीम की बात करें, रिकवर विथ इंटीग्रिटी, यहाँ पे इसका क्या है, इसका आपका थीम हो जाएगी कब की, 2020 की। रिकवर विथ इंटीग्रिटी के साथ पे क्या हो जाएगा, इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे विषय भ्रष्टाचार समन के माध्यम से रिकवरी पर केंद्रित करना, जोर देना, और समावेशी कोविड-19 के रिकवरी केवल अखंडता से यहाँ पे प्राप्त की जाती। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो अगर इसके हम स्लोगन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फॉर डेवलपमेंट पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपसे कभी कभार क्या होता है एग्जाम में एग्जाम में क्या होता है कि वो आपसे ये पूछ लेता है कि इसका आप ये बताइए कि इसका स्लोगन क्या है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर हो जाएगा। अगर इसके हम थीम की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिकवर विथ इंटीग्रिटी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब से मनाया जाता, तो 31 अक्टूबर 2003 से ये मनाया जाता। तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग क्या होता है कि अगर इस तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप लोग, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप लोगों को फिर कभी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो हमने आपको कई बार बताया है कि जो आप वन लाइनर से पढ़ लेते थे, अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में नहीं मिलते। एक दो क्वेश्चन अगर आपके आ भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और करंट अफेयर एक ऐसा एक टॉपिक है कि वहाँ आप जितना भी पढ़ लो तो ये कैसा एक महासागर है, समझ में आएगा। लेकिन उस महासागर में भी आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, पता चले कि आप ऐसा पढ़ते रहो कि आपके एग्जाम में वो आना ही नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। इसके साथ साथ में आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग यहाँ तक अंत तक आ गए हैं तो जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं तो वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन जब आप लोग प्रेस कर देंगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आपकी यहाँ पे डेली अपडेट आती है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, जिससे कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी हम लाइक आज हम टारगेट यहाँ पे बना के चलते हैं कि करीब करीब यहाँ पे 500 लाइक आप लोग यहाँ पे करिए। तो किस तरीके से आप लाइक करते हो ये आप लोगों को सोचना, ज़्यादा लोगों पर में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि यहाँ पे जो सेशन हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो मैंने जो लाइक का टारगेट रखा है वो 500 लाइक का टारगेट आज रखा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बने वहाँ भी आपको शेयर करना है, जो सोशल मीडिया वहाँ भी आप लोगों को शेयर करना है। और इसके साथ साथ में आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, क्या इनसे इम्प्रूव होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, क्या आपको इसमें अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा आपको लग रहा है तो आप अच्छा कमेंट करिए, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप निगेटिव अगर लग रहा तो निगेटिव पॉइंट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप लोगों को डेली की डेली अपडेट वहां भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। सभी साथियों को पूरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा तो विश्वास यही रहता है कि आपको जितना नए कॉन्सेप्ट के साथ में उन चीज़ों को सिखा सकूं और सिखाने के साथ साथ में आप लोग उनको कम समय में अच्छी चीज़ों को सीख सकें। एक आप लोगों को और एक इम्पॉर्टेंट क्या नाम आपको बात बतानी कि आप लोगों जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को पता है कि आपको 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने एनटीपीसी के। उसके लिए आप लोगों की जो क्लासेस है वो रेगुलर चलाई जा रही हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई, तो वहाँ से आप लोग जाइएगा। पूरी की पूरी क्लास आप लोग को पढ़ी हुई रीजनिंग की आप लोग वहाँ से देखी जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को? तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।